हेलो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12 की है और जो आपकी फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, हम उसका पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला जो हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे वो हम इस बुक में पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे इस बुक में कौन सा पढ़ेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर बात करें तो ये पार्टनरशिप एक्ट आया कब था? तो 1 अक्टूबर 1932 से ये क्या हो गया था, अप्लाई हो गया था इंडिया में। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। देखिए डेफिनेशन कौन सी है, डेफिनेशन देख पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पहली बात तो क्या होता है, ये रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप क्या एक रिलेशन है जो यहाँ पे जो पर्सन होते हैं जो पार्टनरशिप करते हैं वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, इसका मतलब लॉस से भी है, मतलब कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो क्या करेंगे आपस में प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? कैरिड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस चाहे सारे मिलके कैरी करें चाहे उनमें से कोई एक काम करे। कहने का मतलब क्या? कैरिड ऑन बाय ऑल, देखो ध्यान से पढ़ो, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि सभी पार्टनर में से चाहे सारे के सारे मिलके काम करें चाहे इनमें से कोई एक काम करे। ठीक है, लाइबल सब होंगे। समझ में आ गई बात? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये दो पार्टनर है, तीन पार्टनर मान लेते हैं, तीन पार्टनर मिस्टर ए बी सी। ठीक है, इनमें से चाहे सारे के सारे मिलकर काम करें, सारे मिलकर बिजनेस के डिसीजन लें, चाहे इनमें से कोई एक डिसीजन ले, लाइबल सारे के सारे होंगे। जैसे मान लो मिस्टर ए अकेले क्या लेने चलेगा, मिस्टर जेड से लोन ले लिया, क्या ले लिया? लोन ले लिया 10 लाख रुपीज का। ठीक है, तो काम सिर्फ किसने करा? मिस्टर ए ने, लेकिन इस 10 लाख रुपए के लाइबल ये दोनों पार्टनर भी होंगे साथ में। क्लियर है पॉइंट? तो इसलिए बोलते हैं पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंटली भी होती है, जॉइंटली और सेवरली भी होती है, SEVERALLY। जॉइंटली का मतलब सारे मिलके भी मतलब कि ये तीनों पार्टनर मिलके भी 10 लाख रुपए के लायबल होंगे और इसमें से हर एक पार्टनर भी 10 लाख रुपए के लिए लायबल होगा। इसका मतलब देखो, जैसे समझो 10 लाख छोड़ो 9 लाख, ठीक है, 9 लाख रुपीस के लिए क्या है, ये लायबल होंगे। जैसे मान लो अगर जॉइंटली की बात करें तो 3 लाख के लिए लायबल होगा, 3 लाख के लिए बी होगा और 3 लाख के लिए सी होगा। मान लो ए ने मना कर दिया देने से, तो ये दोनों लायबल होंगे, बी और सी दोनों लायबल होंगे 9 लाख रुपीस का। मान लो इन तीनों पार्टनर में से इन दोनों ने मना कर दिया, ए और बी ने, तो सी अकेले लायबल होगा 9 लाख रुपीस के लिए। उसके बाद वो कैसे रिकवर करेगा कैसे नहीं रिकवर करेगा वो एक बात की बात है, लेकिन अभी कौन लायबल होगा? सिर्फ सी लायबल होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी तो जॉइंटली भी होती है और सेवरली भी होती है। सेवरली का मतलब इंडिविजुअली भी होती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। फीचर्स पढ़ते हैं, जो मतलब कि फीचर्स का मतलब क्या होता है, जिससे पता चलेगा कि ये पार्टनरशिप एक बिजनेस है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इससे पहले एक बात याद सुनो, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, पार्टनरशिप एक्ट में हम बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने मिलकर क्या करा, एक प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदी, लेट्स सपोज की उसकी जो वैल्यू थी वो 1 करोड़ थी, 1 CR थी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या करा कि मिलकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। मतलब मान लो 50 लाख इसने दिए और 50 लाख इसने दिए, एक सिर्फ एक फ्लैट खरीदने के लिए इन्होंने क्या करा, ये 1 करोड़ रुपीज दे दिए, दोनों ने मिलकर खरीदा ये। तो क्या ये पार्टनरशिप एक्ट में इंक्लूड होगा? ये पार्टनरशिप एक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। देखो पार्टनरशिप में उन्होंने भले से प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ बिजनेस वाला बंदा आएगा। ठीक है, तो कई बार ना एक क्वेश्चन बन जाता है कि दो बंदे मिलके क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी अगर वो ऑन कर रहे थे क्या वो पार्टनरशिप एक्ट में आएगा? तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता, क्योंकि साफ साफ बोलते हैं पार्ट यहाँ ये कौन सी चीज इंक्लूड करता है? बिजनेस की। अब शादी होना भी पार्टनरशिप हो गई एक तरह से, तो क्या शादी भी पार्टनरशिप एक्ट में आ जाएगा? वो नहीं आएगा। ठीक है, तो बिजनेस करने चाहिए वो दोनों बंदे जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं, वो बिजनेस करने चाहिए। फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप। ठीक है, तो फीचर्स पे आते हैं सीधा सीधा। फीचर्स क्या कहता है? फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनर, 2 और मोर पर्सन। पहला क्या कहता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 और मोर पर्सन मतलब कि मिनिमम, सीधी सी बात है, ये तो आप जानते हैं पार्टनरशिप में मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए 2। ठीक है, मिनिमम तो, क्योंकि अब मैं अकेले तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, कम से कम 2 चाहिए ना सामने वाला आदमी लाने के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 50। ठीक है,
अब 50 वाले बड़ा अच्छा वो पॉइंट बनता है। देखिए मैक्सिमम जो लिमिट होती है, मैक्सिमम की जो लिमिट होती है, मैक्सिमम की जो लिमिट होती है वो कौन प्रेस्क्राइब करता है? वो प्रेस्क्राइब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट में जो मैक्सिमम नंबर की जो लिमिट प्रेस्क्राइब करेगा वो कौन करेगा? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि भाई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं उसकी लिमिट कौन प्रेस्क्राइब करता है या वो किस एक्ट में लिखा हुआ है? तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर को इसकी लिमिट कहां तक प्रेस्क्राइब कर सकता है? अप टू 100 मेंबर्स तक। ठीक है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने प्रेस्क्राइब कर रखी है? अभी बोल रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसकी लिमिट को बढ़ा के 100 मेंबर तक कर सकती है। अभी करा नहीं है, करा कितना है? 50, सिर्फ 50 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं फर्म में, तो 50 ही हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, ये पूछा जाए कि कितना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी प्रेस्क्राइब कर सकती है लिमिट, कितनी कर सकती है? अप टू 100 मेंबर्स तक कर सकती है। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि कौन पार्टनर बन सकता है, पार्टनर कौन कौन बन सकता है ये जरूरी है। तो अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, तो उसको हम क्या बना सकते हैं? पार्टनर बना सकते हैं। ये बात कौन कहता है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कौन कौन कॉम्पिटेंट है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई कौन कौन से ऐसे बंदे जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो दो बंदे होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो बंदों को प्रेस्क्राइब करता है। पहला पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब बहुत ध्यान सुनना, मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हम दो बंदों के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप छोड़ो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। समझ में आ गई बात? और ध्यान सुनना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन जब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, ये इतना एलिजिबल नहीं है, ये उसके अंदर इतनी सहन तो गलत शब्द है, जैसे उसके अंदर उस टाइम पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो समझ सके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो मतलब कि सब कुछ ठीक है उसका, बस वो मेंटली अनफिट है थोड़ा सा। ठीक है, उसको पता नहीं होगा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है क्या नहीं, उसके फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस जो उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले हैं उसके बारे में उसको अंदाजा भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, जैसे कोई मेंटली अनफिट रहता है, कुछ भी होता है, तो उसको हम अनसाउंड माइंड बोलते हैं। तो उनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप करोगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, क्या बन जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? नील इफेक्ट। मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कॉलेज हुआ है, मैं और ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, बस वो कागज आप खराब कर रहे हो और कुछ नहीं, उस कागज का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो क्या है? अनसाउंड माइंड का। जैसे मान लो जैसे एक एग्जांपल और अगर देखा जाए, अब कोई बंदा है जो मतलब कि मेंटली फिट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने उस टाइम पे ड्रिंक कर रखी है, दारू पी रखी है उसने दबा के। ठीक है, दारू पिला के फिर आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, पार्टनरशिप कर ली। समझ में आ गया? तो जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे या जिस टाइम पे वो पार्टनरशिप आप कर रहे थे, उस टाइम पे उसका माइंड ऐसा नहीं था कि जो साउंड हो, साउंड का मतलब क्या है? वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो समझ सके कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उस टाइम पे अगर आपने कोई साइन वगैरह करवा ली या उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, तो वो पार्टनरशिप भी वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, वो पार्टनरशिप भी क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि जब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वो अनसाउंड माइंड की कंडीशन में था। अनसाउंड माइंड में बोले तो ड्रंक वाली कंडीशन में था, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या माना जाएगा? आपका वॉइड माना जाएगा। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? जिसको लॉ ही मना कर देती है कि भाई तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ये इसके साथ पार्टनरशिप मत करना, ये गलत बंदा है। जैसे वो हो गया अपने देश में वो भागा था, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये सब क्या है? ये सब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। या ऐसे कुछ मर्डरर्स होते हैं जो जेल में जाते हैं, वो मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका होता है, तो उनके साथ भी अगर आप गवर्नमेंट कह देती है भाई इनके साथ मत करना,
ये गलत बंदे हैं। तो अगर उनके साथ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों बंदों को छोड़ के आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फाइल करना या कह लो पार्टनरशिप कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक आती है एक और, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको अग्रीमेंट वाले पॉइंट में, इसको हम आगे पीछे भी एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैं भी आपको बताऊँ कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, जरूरी है। तो अगर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देखा जाए या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 18 ईयर से कम वाले बंदे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर की यूनानिमस कंसेंट मिल जाए, मतलब कि फॉर्म में 3 पार्टनर थे, मान लो ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर थे। सी कहता है मेरा एक बच्चा है, सन है उसका, जो कि 14 ईयर्स का है, तो आप उसको पार्टनर बना दो। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स की कैसे कंसेंट मिल जाए, यूनानिमस कंसेंट मिल जाए, यूनानिमस बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ UNANIMOUS consent of partner minor can become a partner। यूनानिमस कंसेंट बोले तो यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, मतलब कि अगर सारे पार्टनर ने मिलकर हाँ कर दी, मतलब ए बी और सी तीनों ने अगर मना हाँ कर दी कि भाई हाँ इसको हम पार्टनर बना सकते हैं, तो वो पार्टनर बन जाएगा। लेकिन वैसे कहो कि वैसे पार्टनर बन जाए तो वैसे पार्टनर वो नहीं बन सकता। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अगर माइनर कभी पार्टनर बनेगा तो सिर्फ उसका जो शेयर होगा वो हमेशा प्रॉफिट में से लिया जाएगा। ठीक है, अगर फर्म को कोई लायबिलिटी होती है या उसको लॉस अराइज होता है, कुछ भी होता है, तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं होगा। माइनर का हिस्सा किस में होगा, सिर्फ प्रॉफिट में होगा। इस बात को ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा कोई पार्टनर है जो सिर्फ प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा, तो ऐसा एक पार्टनर होता है, कौन सा, माइनर होता है, और कोई लायबिलिटी नहीं होती उसकी। समझ में आ गई बात? इस बात को ध्यान रखो थोड़ा सा। एक बात और आ जाती है, आफ्टर बिकमिंग मेजर, अगर जो माइनर पार्टनर है मेजर में कन्वर्ट हो जाए, मेजर का मतलब वो 18 ईयर्स का हो जाए। ठीक है, 18 ईयर्स का हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो उसके पास ऑप्शन होता है, क्या वो पार्टनर बन के कंटिन्यू रखेगा, मतलब कि रखेगा या नहीं रखेगा। अगर वो पार्टनर बन के कंटिन्यू नहीं रखेगा, मतलब कि क्या था कि भाई नहीं मैं 18 ईयर्स का हो गया, मैं यहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनर एज अ पार्टनर कंटिन्यू रखना चाहता, तो मेजर होने के विदिन 6 मंथ उसे क्या देना होगा, एक पब्लिक नोटिस देना होगा। मैं बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब कि मेजर होने के विदिन 6 मंथ उसको क्या देना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस, कि भाई मैं अब यहाँ का पार्टनर नहीं हूँ। मतलब कि जनता को ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं अब इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। और ये कितने दिन में देना, 6 मंथ्स में। अगर वो 6 मंथ में कोई नोटिस नहीं देता है या कोई नोटिस सर्व ही नहीं करता है, फिर क्या मान लेंगे कि भाई वो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर आगे कंटिन्यू रखना चाहता है और वो रखेगा। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर आगे कंटिन्यू रखेगा तो फिर उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो याद रखना, अगर माइनर पार्टनर मेजर होने के बाद पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कंटिन्यू रहता है तो वो तब से लायबल माना जाएगा जब से वो पार्टनर बना था। ठीक है, तब से नहीं, जब से वो मेजर हुआ था तब से मैं लायबल माना जाएगा, जब से वो मेजर बना, सॉरी जब से वो पार्टनर बना था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2018 में मिस्टर सी का जो बच्चा था, मान लो मिस्टर एस, हाँ ये एडमिट हुआ और उस टाइम पे इसकी एज कितनी थी, 14 ईयर्स थी। ठीक है, 14 ईयर्स का था। लेकिन मेजर कब होगा, 1 अप्रैल 2022 को क्या बन जाएगा, मेजर हो जाएगा, 18 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा, 14 प्लस 4 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो अगर उसको पार्टनर नहीं बनना है तो विदिन 6 मंथ बोले तो 30 सितंबर 2022 तक इस ड्यूरेशन में उसको क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, अगर वो पार्टनर बनकर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो। ठीक है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रखना चाहता है तो आप उसके आगे केस सुनो जरा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और थोड़ा सा देते हैं। मान लो 1 जुलाई 2016 में, ना 16 तो पहले हो गया, 1 जुलाई मान लो 19 में एक लायबिलिटी अराइज हुई, या ये कह लो ए बी सी तीनों ने मिलकर लोन लिया 20 लाख का। ठीक है, और एक लोन यहाँ पे भी दिया गया, मान लो यहाँ पे 1 जुलाई 2022 को भी एक लोन लिया गया, कितने का, ₹10 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
अगर माइनर पार्टनर मेजर होने के बाद वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू रखेगा तो तब से लाइबल माना जाएगा जब से वो पार्टनर था। ठीक है, वो पार्टनर कब से था, 1 अप्रैल 2018 से, तो लाइबल कब से माना जाएगा, यहाँ से माना जाएगा। लेकिन जब तक वो माइनर मेजर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक ये किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही मेजर हुआ और इसने डिसीजन लिया कि भाई मैं पार्टनर उनके कंटिन्यू रखूंगा, तो वो इस लोन के लिए भी लाइबल होगा। ठीक है, इस लोन के लिए भी लाइबल होगा और इसके लिए भी लाइबल होगा। कायदे से क्या होता है, कायदे से भाई जब वो मेजर बना तो उसके आगे जो भी लाइबिलिटी राइज होगी उसके लिए लाइबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहता पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर मेजर होने के बाद भी तुम पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कंटिन्यू रखे तो भाई तब से तुम लाइबल माने जाओगे जब से तुम पार्टनर बने थे। तो यहाँ से लेके अब जितनी भी लाइबिलिटी राइज हुई होंगी आज तक उसके लिए सबके लिए लाइबल माना जाएगा माइनर पार्टनर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, पहला फीचर होता है समाप्त, ये आप नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो जैसे अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे और बताते हैं जहाँ से थोड़े थोड़े एमसीक्यू बनते हैं। जैसे अग्रीमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप का सेकंड फीचर क्या होता है, अग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप करने के लिए ऑब्वियसली आपको अग्रीमेंट की जरूरत है, लेकिन अग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, ऑरल अग्रीमेंट भी होता है, और एक होता है आपका रिटर्न अग्रीमेंट। ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट भी हो सकता है और ऑरल अग्रीमेंट भी हो सकता है। ऑरल अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई पार्टनर्स आपस में क्या कर रहे हैं कि भाई हाँ हम क्या बोलते हैं, हम ये कर मतलब कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना पे करेंगे, ये इतना करेंगे, वो इतना करेंगे, मतलब कि ऑलरेडी डिसाइड कर लिया उन्होंने। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑरल अग्रीमेंट। रिटर्न अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें मुंह से बोलने हैं वही चीज़ें कागज पर लिख देते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, ये इतना होगा, वो इतना होगा, सब कुछ लिख दिया। तो इसी रिटर्न अग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो रिटर्न अग्रीमेंट जिसपे सब कुछ लिखा रहता है ना, तो उसी कागज को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ऑरल अग्रीमेंट भी कर सकते हैं और रिटर्न अग्रीमेंट भी कर सकते हैं। याद रखो कई बार क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए क्या कोई जरूरी है कि ऑरल अग्रीमेंट, हाँ सॉरी रिटर्न अग्रीमेंट ही हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऑरल अग्रीमेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। लेकिन रिटर्न अग्रीमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्शंस हो रही हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, तो उस केस में आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ऑरल अग्रीमेंट के केस में बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कागज पे लिख लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आज के टाइम पे तो कागज के नहीं सुनते हैं, मुंह की तो बात ही छोड़ दो। समझ में आ गई बात, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। तो इसलिए बोलते हैं ऑरल अग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड हमेशा साइलेंट होती है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, थर्ड फीचर क्या है, ये तो सिंपल है, लॉफुल बिजनेस। सीधी सी बात है, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो बिजनेस करने के लिए तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एनिमल्स की आपको जो स्किन होती है उसको इधर उधर बेचना इलीगल माना जाता है ना, अगर वो करे तो भाई ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आएगा, वो एक इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस है। तो लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। फोर्थ कौन सा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग बोले तो पार्टनर्स के बीच में आपस में जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो बन जाएगी जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोलते हैं। उस रेशियो में क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में शेयर करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस चाहे सारे मिलकर कैरी करें चाहे उनमें से कोई एक कैरी करे, लाइबल सारे मिलके। तो इसलिए बोलते हैं पार्टनर जो होते हैं एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। जैसे मान लो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होते हैं। जैसे मान लो 3 पार्टनर है, 1 2 और 3, ए बी और सी। अगर ए कोई भी काम करेगा, कोई भी वर्क कर रहा है, तो उसके लिए ये दोनों भी लाइबल होंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कैडबरी को एक कंपनी डेयरी मिल्क की चॉकलेट लेकर आया कोई, आप उसके भी पे एजेंट्स आते हैं ना घर पे बेचने के लिए, सर ये चॉकलेट ट्राई करिए, फलाना है ढिमकाना है। तो एक चॉकलेट आपने खाई और उसके बाद आपको कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, तो आप किसके ऊपर केस फाइल करोगे? सीधी सी बात है, कंपनी के ऊपर केस फाइल करोगे, कैडबरी के ऊपर। ये थोड़ी ना जो वो एजेंट बेचने आया था उसके लिए वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर आप केस फाइल कर दोगे। तो याद रखो जो एजेंट होता है ना, एजेंट, अब इस केस में एजेंट कौन था, जो आपके घर पे बेचने आया था। प्रिंसिपल मतलब ऑनर कौन हुआ, जो कैडबरी वाली कंपनी थी। तो इसलिए बोलते हैं जो सेम यही हिसाब किताब यहाँ पे भी होता है। अब ए कोई काम कर रहा है तो ये मान लें कि बी और सी के बिहाफ पे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ए अगर कोई काम करेगा तो ये तो लाइबल हो गया, इसकी तो बात ही छोड़ो, ये दोनों भी लाइबल होंगे अनटिल मतलब अनटिल अनलेस इनको पता हो चाहे ना हो, इससे लेना देना नहीं होता। अगर ए कोई काम कर रहा है तो उसके लिए ये दोनों भी लाइबल होंगे। ऐसे सेम इनके केस में भी। तो इसलिए बोलते हैं जो पार्टनर होते हैं वो दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होता है। जैसे मान लो सी अगर कोई ऐसे काम करा तो ए भी लाइबल होगा। समझ में आ गई बात?
तो पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 और मोर पर्सन वाला, इससे MCQ बनते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।